हेलो डियर लर्नर्स, आइए डिस्कस करते हैं अपने मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को। तो देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है। इसमें हमें मिस्टेक फाइंड करनी है। नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट ही इज अ न्यू रिक्रूटेड बॉय, हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग इज क्वाइट अप्रिसिएबल। ठीक है, तो ये जब इस स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना हम इधर ध्यान दें। यहाँ पर हमने एक नाउन लिखा है बॉय, उसके साथ एक हमने रिक्रूटेड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करे यूज किया। फिर यहाँ पर हमने एक डिटर्मिनर यूज किया और एक नाउन यूज किया न्यू। अब होता क्या है कि वैसे तो हम एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं। एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स का यूज करके हम एक सिंगल नाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई एडजेक्टिव्स का नंबर जो है ना वो नाउन्स के साथ में फिक्स नहीं होता कि इतना ही एडजेक्टिव्स का यूज किया जा सकता है। तो जो बॉय नाउन है इसके साथ एक हमने पार्टिसिपल लिखा रिक्रूटेड, ठीक है, और एक हमने डिटर्मिनर लिखा और ए लिख दिया। अब न्यू जो हमने लिखा ये एडजेक्टिव है। अगर हम न्यू लिख रहे हैं तो ये डिस्क्रिप्शन किसका होगा? बॉय का, न्यू बॉय। अब हमें समझना है कॉन्टेक्स्ट वाइज कि ये न्यू डिस्क्रिप्शन जो है ये डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन बॉय है या डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्रूटेड है एडजेक्टिव का। अब अगर हम इस न्यू को डिस्क्रिप्शन मान लें बॉय का, तो ये बॉय को डिफाइन कर देगा कि विच बॉय? न्यू बॉय। मान लीजिए कोई कई बॉयज हैं कहीं पर और हम उनमें से बात कर रहे हैं किसी न्यू बॉय की। ठीक है, लिखा है ना, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट। इस फैक्ट के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग फैक्ट का मतलब डिस्पाइट, डिस्पाइट द फैक्ट इज अ न्यू बॉय, कि वो एक नया रिक्रूटेड लड़का है। हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग इज क्वाइट अप्रिशिएबल। तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पे डिटर्मिनर होना चाहिए द न्यू रिक्रूटेड बॉय। ठीक, हालांकि वो जस्टिफाइबल हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से न्यू को मॉडिफायर ऑफ रिक्रूटेड मानना ज्यादा लॉजिकल होगा। कि बॉय है, कैसा बॉय है? रिक्रूटेड। कैसा रिक्रूटेड? पुराना रिक्रूटेड या न्यू रिक्रूटेड? तो जैसे किसी का रिक्रूटमेंट हुआ, भर्ती हुई, तो पुरानी भर्ती हुई या नई भर्ती हुई, इस हिसाब से। तो ये जो हम यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं ना न्यू, ये मॉडिफायर ऑफ एडजेक्टिव है। अगर ये मॉडिफायर ऑफ एडजेक्टिव है तो ये एडवर्ब होना चाहिए। अब हमें पता है कि एडवर्ब फॉर्म जो होती है न्यू की वो होती है न्यूली। तो ये हमारा आंसर। तो बी ऑप्शन में करेक्शन करना है। नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट ही इज अ न्यूली रिक्रूटेड बॉय। अ न्यूली रिक्रूटेड बॉय का मतलब हो गया अ बॉय हु हैज बीन रिक्रूटेड रिसेंटली, जिसको भी हाल ही में रिक्रूट किया गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत है। एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब यूज करना पड़ेगा जो कि न्यूली होता है। आगे बढ़िए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस ब्लैंक को फिल करने के लिए हमें ऑप्शन यूज करना है। अब आप देखोगे तो हमारे पास दो स्टेटमेंट है। एक है शी इज क्लेवर, एक है शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। अब आप देखोगे ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना कंट्रास्टिंग है, क्योंकि इफ समबडी इज क्लेवर देन व्हाई डज ही मेक, और व्हाई डज ही और शी मेक्स मिस्टेक्स। तो अगर कोई क्लेवर है तो वो गलतियां क्यों करता है, और अगर कोई क्लेवर है इसके बावजूद गलतियां कर रहा है, तो ये कंट्रास्टिंग सिचुएशंस हैं। तो हमें पता है अगर ये कंट्रास्टिंग सिचुएशंस हैं, ठीक है, तो हम सिंस का यूज कर नहीं सकते। सिंस जो होता है वो लॉजिकल रीजन को रिलेट करने के लिए लिखा जाता है। शी इज क्लेवर ये लिखा गया स्टेटमेंट जो है ये एक क्लॉज है। शी सब्जेक्ट है, इज क्लेवर उसका प्रेडिकेट है। तो यहां पर हमें चाहिए होगा कंजंक्शन। डिस्पाइट प्रेपोजिशन इसका यूज हम कर नहीं सकते। प्रेपोजिशंस का यूज तब करते हैं जब उनके बाद हमने कोई नाउन या प्रोनाउन उनका ऑब्जेक्ट बना के लिखना हो। ये जो शी हमने लिखा वो सब्जेक्ट है, तो ये भी गलत हो गया। अब या तो ऑल्दो लिखें येट लिखें। अब मैं आपको बताता हूँ, ऑल्दो जो होता है ये भी कंट्रास्ट शो करने के लिए यूज किया जाता है, येट भी कंट्रास्ट शो करने के लिए यूज किया जाता है। येट जो होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ठीक है। ऑल्दो जो होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जिन क्लॉजेस को बनाते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होते हैं। दे कैन बी यूज्ड बिफोर द मेन क्लॉज और आफ्टर द मेन क्लॉज। लेकिन येट जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फैन बॉयज में जो वाई होता है, वाई का मतलब येट होता है, तो येट जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमेशा मेन क्लॉज के बाद यूज किए जाते हैं, पहले नहीं यूज किए जाते। तो हमें पता है शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स हमारी मेन क्लॉज है, तो उससे पहले कोऑर्डिनेट क्लॉज आ नहीं सकती। तो अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं आ सकती तो येट ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन आंसर हो गया हमारा ऑल्दो। ठीक है, अब इसी सिचुएशन को हालांकि आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक अलग एग्जांपल से आपको ये बात बताता हूं। मान लीजिए मैं यही सेंटेंस ऐसे लिख दूं, ही इज क्लेवर डैश शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स।
ठीक है, और मैं आपको यही ऑप्शन फिर से दे दूं। तो यहाँ पे देखिए, ऑफन मेकिंग मिस्टेक जो है ना वो रिजल्ट है, कंट्रास्टिंग रिजल्ट है, बिकॉज इफ समबडी इज क्लेवर ही इज नॉट सपोज टू मेक मिस्टेक्स। अगर कोई पर्सन क्लेवर है तो उससे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि वो गलतियां करेगा। तो गलतियां करना क्या है, ऑपोजिट रिजल्ट है, ऑपोजिट रिजल्ट है। तो ऑल दो ऑपोजिट रिजल्ट के लिए यूज होता नहीं, ये गलत। ठीक है, डिस्पाइट तो प्रेपोजिशन है, वो आ ही नहीं सकता कंजंक्शन की जगह पर, क्योंकि हमें हमें कंजंक्शन चाहिए, तो वो भी गलत, डिस्पाइट गलत। ठीक है, सिंस जो होता है वो लॉजिकल स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, जो कंट्रास्टिंग हो अपोजिट हो उनके लिए नहीं यूज होता, तो ये भी गलत। अब हमारा आंसर यहाँ पर ये आ जाएगा, शी इज क्लेवर येट शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो मेन क्लॉज से पहले नहीं यूज किए जाते, वो हमेशा मेन क्लॉज को फॉलो करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होते हैं वो मेन क्लॉज से पहले या बाद में कहीं पे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। After adequate deliberations, the council can seek scarcely any valid reason for reviewing the request. अब आप ये देखेंगे जो scarcely हमने यूज किया है, ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली। ठीक है, तो ये वैसे तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं, अगर हमने कभी पढ़ा हो तो ये सब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं। इनका मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नॉट, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। इनकी जब हम मतलब इनका जब हम यूज करते हैं सेंटेंस में, तो इनकी पोजीशन होती है मेन क्लॉज से पहले। ठीक, अब आप देखोगे स्कैर्सली को हमने यूज किया है मेन वर्ब से पहले होती है इनकी पोजीशन। मैं शायद मेन क्लॉज कह गया था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेन वर्ब है शी, कैन है उसका हेल्पिंग वर्ब। तो स्कैर्सली जो है ये कहाँ होना चाहिए था, सी से पहले, हमने बाद में लिख रखा है, तो बाद में लिख रखा है तो ये ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, कैन मॉडल है उसके साथ सेकेंड फॉर्म आ नहीं सकती, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कैन नॉट सी स्कैर्सली, कैन नॉट और स्कैर्सली दोनों नेगेटिव होते हैं, एक साथ यूज नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो गया ये, तो सी ऑप्शन आंसर है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, व्हेन दीज आर यूज्ड फॉर एडवर्ब्स, दीज आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड दे आर प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब। इनको मेन वर्ब से पहले लिखते हैं। तो सही आंसर बच्चे इसमें हमारा हो गया बी। अगला देखते हैं, चलो भाई, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। चार हमें ऑप्शंस दिए गए, इनमें से ग्रामेटिकली करेक्ट है उसको हमें पता करने के भी इनमें से कौन सा सही है। आज पढ़ते हैं क्या करके। पहला लिखा है, ही सेज दैट ही रीड्स नॉवेल्स टू पास अवे द एग्जाम। पास अवे हमें पता है फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है टू डाई, मर जाना। ठीक है, तो ये एग्जाम के साथ में इसका यूज करना लॉजिकल नहीं है, ऐसे गलत हो गया। यहाँ पे अवे यूज नहीं होना चाहिए था, हमें सीधा लिखना चाहिए टू पास द एग्जाम। पास ट्रांसिटिव वर्ब होती है, उसका डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है, अगर उसका मतलब सफल होना हो, पास कर लेना हो। तो ये जो हमने अवे लिखा है इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत। दे आर रिजाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 years। फॉर द लास्ट 2 years ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, अगर किसी भी इवेंट के साथ में उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम या उसका पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हो, ध्यान रखना, जैसे हम सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हैं, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस लास्ट ईयर, ऐसे ये हम फॉर के साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखते हैं। ठीक है, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम, लाइक दिस। अगर किसी भी इवेंट के साथ में उसका पॉइंट या उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन है, तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होना चाहिए, फिर वो होना चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस लेकर रखा, तो ये भी गलत है। इसको सही करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा दे हैव बीन रिजाइडिंग। ठीक है, तो ये गलत हो गया। लाइफ ऑन बोर्ड शिप वॉज नॉट एज आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी। कि जो बोर्ड शिप पर हमारी लाइफ थी, जीवन था, वो वैसा नहीं था जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, तो ये ग्रामेटिकली और लॉजिकली करेक्ट है। ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं पहले, किसी काम को भी होने से पहले एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसा होगा या वैसा होगा, फिर बाद में जब वो एक्चुअल में हो जाता है तब हमें पता चल पाता है कि जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था ये वैसा है या नहीं है। ठीक, तो यहां पर आप देखोगे तो लाइफ ऑन बोर्ड शिप वाज दिस और वाज दैट, तो ये तो हो गया पास्ट। अब कह रहा है एज आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो वो हो गया पास्ट ऑफ पास्ट। तो वो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट में लिखा है, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, तो ये जो हमने लिखा है एकदम सही है। ठीक है, फिर भी अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, नन ऑफ वी एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन। अब ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, जो वी हमने लिख रखा है नॉमिनेटिव कैसे है, ये होना चाहिए नन ऑफ अस, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या है, ये सी ऑप्शन जो है वो हमारा ग्रामेटिकली लॉजिकली आइदर वे करेक्ट है। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। वो वर्ड ढूंढिए जो करेक्टली स्पेल्ड है, मतलब जिसकी स्पेलिंग सही है, बाकियों की गलत होगी। तो अब हम देखें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, ऑनरेरियम, हॉरिड, इमीडिएटली, इनोसेंस। अब देखो ये जो ऑनरेरियम वर्ड हमने लिखा ना ये सही है। ठीक है,
हॉरिड वर्ड जो होता है जिसका मतलब एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, एक्सट्रीमली बैड होता है, इसकी सही स्पेलिंग ये होती है, डबल आर होता है इसमें। इमीडिएटली की स्पेलिंग तो आप सबको ही पता होगी, ठीक है। और इनोसेंट, जैसे इनोसेंट होता है तो उसी से इनोसेंस बन जाता है। अब हमें पता है इनोसेंट की स्पेलिंग ये होती है INNOCENT, इनोसेंट है। अब इनोसेंस बनाना है तो इसी में NCE ऐड हो जाएगा, तो ये जो हमने स्पेलिंग लिख रखी है गलत है, इनोसेंस की सही स्पेलिंग ये होगी, ठीक है बच्चों। तो ऑनोरेरियम की जो स्पेलिंग लिखी है वो सही है। अगला देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। इफ यू कैन कीप अप स्मोकिंग फॉर अ मंथ और टू, हिज हेल्थ विल इंप्रूव, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। अब देखिए जो हमारा आंसर है ना बच्चे, वो इस मेन स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रहा है। मेन स्टेटमेंट ने क्या लिखा, हिज हेल्थ विल इंप्रूव, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। तो उसकी हेल्थ किस कंडीशन में इंप्रूव हो जाएगी, अगर वो हेल्थ को कंटिन्यू रखेगा नहीं रखेगा। अब हमने यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज किया कीप अप, तो मैं आपको बता देता हूँ कीप अप जो फ्रेजल वर्ब होती है ना, इसका मतलब होता है टू मेंटेन। जैसे आपने देखा होगा कई बार किसी को हमें एनकरेज करना होता है तो उससे कहते हैं कीप इट अप। कीप इट अप का मतलब कि अगर मान लो आपने लीड ले लिया या आप बढ़िया कर रहे हो तो इसको मेंटेन करके रखो, ठीक है। तो कीप अप का मतलब किसी चीज को एज इट इज मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल है स्मोकिंग के कॉन्टेक्स्ट में, चलो हटाओ। कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, जो आप कर रहे हो उसी को जारी रखना, मतलब उसको स्टॉप नहीं करना, क्विट नहीं करना। तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता ही रहेगा महीने 2 महीने और भी, तो उसकी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, लॉजिकली ग्रामेटिकली सही है, लॉजिकली, और वो लॉजिक वो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है। तो अगर हम हिज हेल्थ विल इंप्रूव को हटा देंगे तब तो कीप ऑन भी सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें आंसर बताना है, तो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो ज्यादा जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट को मिस करके आंसर नहीं बताना है। तो ये गलत हो गया। अब कीप अवे बच गया, कीप फ्रॉम बच गया। कीप फ्रॉम का मतलब होता है टू अवॉइड, कीप फ्रॉम का मतलब होता है टू अवॉइड, किसी काम को करने से बचना, यही हमारा आंसर है। कीप अवे का मतलब होता है स्टे डिस्टेंट, कीप अवे का मतलब होता है टू स्टे डिस्टेंट, किसी चीज से दूर रहना, कीप अवे, ठीक है। कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, जैसे दवाइयां होती है ना कुछ, तो उन पे लिखा होता है कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, कि इसको बच्चों से दूर रखें। तो कोई चीज जो है उसके फिजिकल डिस्टेंस को हमें रेफर करना तो हम कीप अवे यूज करेंगे, ठीक है। और कीप फ्रॉम का मतलब हो गया हमारा अवॉइड करना। एक इंग्लिश में काफी फेमस फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब का इडियम है, आप सबने पढ़ा होगा कभी ना कभी, वो इडियम है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊंगा तभी आप जानोगे, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। इसका मतलब होता है टू अवॉइड स्टारवेशन, ठीक है, मैनेज टू सस्टेन। तो ये जो कीप फ्रॉम हमने लिखा ना, इसका देखो मतलब क्या होता है, अवॉइड। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है टू अवॉइड स्टारवेशन। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन कीप का एक फ्रेजल वर्ब मैं आपको और बता देता हूँ, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। कीप बैक, कीप बैक का मतलब होता है टू कंसील, छिपाना, हाइड करना। ही केप्ट बैक द सीक्रेट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ही केप्ट बैक द सीक्रेट फ्रॉम हिज पेरेंट्स का मतलब कि उसने अपने पेरेंट्स से जो सीक्रेट था वो छुपा लिया, ठीक है। अगला देखिए, सिनोनिम बताना है बच्चों की। ये हमें कुछ वर्ड दिया गया है, वर्ड दिया गया है एनहाइलेट। एनहाइलेट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को वाइप आउट कर देना, ठीक है, इरेडिकेट कर देना, अपरूट कर देना, एबॉलिश कर देना, नेस्ता नाबूद कर देना हिंदी में कहें तो। अब हमें इसका सिनोनिम बताना है, तो देखो सपोर्ट तो सिनोनिम होने से रहा। बीट का मतलब होता है किसी को हरा देना, डिफीट कर देना या पीटना, वो भी नहीं होता, ठीक है। डिके का मतलब किसी चीज का खत्म होना, डिके हैपनिंग वर्ब है और हमें डूइंग वर्ब बतानी है। अनाइलेट डूइंग वर्ब है, इसका मतलब करना है, डिके का मतलब होना है, तो ये वैसे भी उसका सिनोनिम नहीं हो सकता, तो सिनोनिम हो गया डेस्ट्रॉय, ठीक है। तो डिके वर्ड का मतलब ये सॉरी अनाइलेट वर्ड का सिनोनिम बच्चे इनमें से क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड। अनाइलेट कर देना मतलब किसी चीज को नेस्ता नाबूद कर देना, जड़ से खत्म कर देना, एबॉलिश कर देना, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम, अब हमें एंटोनिम बताना है। तो हमारे पास वर्ड क्या है, अगली। अगली का मतलब पता ही है, नॉट अट्रैक्टिव, मतलब विच इज नॉट अगली, मतलब अगली मीन समथिंग विच इज नॉट अट्रैक्टिव, कुछ ऐसा जो अट्रैक्टिव नहीं है, आकर्षक नहीं है, सुंदर नहीं है, ठीक है, रेपलिंग नेचर का है, ठीक। तो हमें उसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम में पहला लिखा अट्रैक्टिव,
अट्रैक्टिव का मतलब सुंदर, आकर्षक, प्लीजिंग टू आईज और सेंसेस, कुछ ऐसा जो देखने में और मतलब सेंसेस के लिए प्लीजिंग, प्लेजेंट हो, आकर्षक हो, तो उसका एंटोनिम हो गया अगली। डिफरेंट का मतलब सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। एजिटेटेड का मतलब भड़का हुआ, एक्साइटेड, नर्वस, एंग्री। चीयरफुल का मतलब हैप्पी। एक इंग्लिश में इडियम होता है ना, टू बी इन पिंक, ठीक है, मस्त होना, चीयरफुल। अगला देखो, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड आयुषी डैश गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप। अब हमें कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब है, ये बहुत बार आ चुकी है और मुझे लगता है आप सभी तो जानते ही होंगे इसको। हमें कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन लिखनी है। तो देखिए, जब हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो हम क्यों कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं? देयर मस्ट बी सम टॉपिक, देयर मस्ट बी सम मैटर फॉर विच वन गेट्स कॉन्ग्रेचुलेशंस। जरूर कोई टॉपिक या मैटर होता है जिसकी वजह से हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं या किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलते हैं, ठीक है। अब टॉपिक या मैटर की प्रेपोजिशन अगर आपने कभी पढ़ा हो तो ध्यान में होना चाहिए कि ऑन होती है इंग्लिश में, ठीक। तो ये बात हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक। नहीं तो अपना ध्यान रख लो कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में प्रेपोजिशन ऑन यूज करते हैं। अब जब हम ये बात कर ही रहे हैं तो मैं चाहूंगा एक दो वर्ड्स आप और ध्यान कर लें। जैसे देखो, कॉन्ग्रेचुलेट है, इंसिस्ट है, डिपेंड है, रिलाई है, काउंट है, फीड है, पेंड है, पेंट है, ठीक है। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम ध्यान रख सकते हैं। देखो, कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब हमें पता ही है, ठीक है। इंसिस्ट करना मतलब किसी चीज को एम्फिसाइज करना, स्ट्रेस करना, दे इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, ठीक है। उसके बाद अगर डिपेंड, रिलाई, काउंट, इनके लगभग मतलब सेम होते हैं। किसी पर आश्रित होना, भरोसा करना, कैन बी डिपेंड ऑन हिम, कैन बी रिलाई ऑन हिम, ठीक है। काउंट ऑन हिम का मतलब ये होता है। फीड ऑन का मतलब होता है खाना, ठीक है। फीड का मतलब केवल खिलाना होता है। ये मतलब थोड़ा सा मैं आपको बात एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसको ध्यान रख लेना आप लोग कि फीड जो वर्ब है कई बार हम उसको ऑन प्रेपोजिशन के बगैर भी यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दूं बर्ड्स फीड देयर यंग वंस, तो हमें कोई यहां पर ऑन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, इससे आप समझना। बर्ड्स फीड देयर यंग वंस, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स। अब ये जो डिफरेंस है ना, इसको आप समझ लेना कि फीड ऑन का मतलब है खाना, ईट। बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स, पक्षी जो होते हैं कीड़े मकोड़े खाते हैं। फीड का मतलब होता है खिलाना, बर्ड्स फीड देयर यंग वंस, पक्षी जो होते हैं अपने छोटे जो बच्चे होते हैं उनको अपने आप खिलाते हैं चोंच से, ठीक है। तो फीड और फीड ऑन दोनों ही समझ लेना, ठीक है। स्पेंड का मतलब तो हमें पता ही है, खर्च करना, ठीक है। ही स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन डेकोरेशन। बेंट जो वर्ड है, अच्छा एक चीज और देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जितने वर्ड्स हमने लिखे हैं, कॉन्चुलेट है, इंसिस्ट है, डिपेंड है, रिलाई है, काउंट है, फीड है, ये सब है वर्ब्स। स्पेंड भी वर्ब है। ये जो बेंट वर्ड है ना, ये नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है। बेंट वर्ड एडजेक्टिव है। बेंट का मतलब होता है डिटरमिन्ड होना, किसी चीज को लेकर रेजोल्यूट होना, हट कर लेना, ठीक है। दे आर बेंट ऑन मीटिंग द प्रिंसिपल, दे आर बेंट ऑन मीटिंग द प्रिंसिपल का मतलब कि वो इस चीज पे अड़े हुए हैं। तो इन वर्ड्स के साथ में भी ऑन प्रिपोजिशन का यूज करना है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमें इडियम है भाई। क्या इडियम है? एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। एट द टॉप ऑफ द लंग्स का मतलब होता है बहुत तेज बोलना, जितना तेज आप बोल सकते हो। देखो, जब हम बोलते हैं देन एयर कम्स आउट ऑफ माउथ, ठीक है, एंड एयर इज इन लंग्स, लंग्स में एयर होती है, वहीं से आती है। तो इफ समवन सेज समथिंग और स्पीक समथिंग एट द टॉप ऑफ वंस लंग्स, तो इसका मतलब वो बहुत तेज आवाज में, जितना बोल सकता है उतना तेज आवाज में चिल्ला के बोल रहा है, ठीक है। तो बी अ हैबिचुअल स्मोकर, नो। बी ब्रेथलेस आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग फिजिकल टास्क, नो। टू एक्सप्रेस फीलिंग्स इन अ कंट्रोल्ड टोन, नो। एक्सट्रीमली लाउडली, या। दैट्स द आंसर, ये हमारा आंसर। अगला पढ़िए। अच्छा, कॉमन एयर वाला क्वेश्चन है, पढ़ो। नथिंग बट बुक्स आर सीन इन दिस रूम। इसको छोड़ दें, इसी से मिलता जुलता एक मैं सेंटेंस लिख देता हूं, आप उसे समझ लीजिए। नथिंग बट, ठीक है, नथिंग बट
कार्स आर सीन ऑन द रोड। ठीक है, अब ये जो हमने सेंटेंस लिखा है बच्चों, इसमें हमने एक वर्ब लिखे आर सीन। इस वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। अब हमें देखने में लगेगा कार्स इसका सब्जेक्ट है, क्योंकि कार्स उसके पास लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज सोचो, अगर कार्स उसका सब्जेक्ट है तो फिर ये नथिंग क्या है? भाई नथिंग प्रोनाउन होता है, ये भी तो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो नथिंग है यही उस वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप सोचोगे फिर कार्स क्या है अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो मैं बता देता हूँ कार्स का बच्चों क्या है। कार्स वर्ड जो है ना, ये जो वर्ड है कार्स, ये कार्स ऑब्जेक्ट है। अब आप पूछोगे किसका ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब का? तो नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस बट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बट वर्ड जो है ये प्रेपोजिशन होता है अगर इसका मतलब एक्सक्लूडिंग हो। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा नथिंग बट कार्स आर सीन ऑन द रोड, तो ये हम कह रहे हैं नथिंग आर सीन ऑन द रोड, कि रोड पे कुछ नहीं दिख रहा बट कार्स। बट कार्स का मतलब एक्सेप्ट फॉर कार्स, सिवाय कार्स के रोड पर कुछ नहीं दिख रहा। तो जब आप इसको इस तरीके से बोलोगे तब आप कनेक्ट कर पाओगे सिचुएशन के साथ में कि ये जो सिचुएशन है इसमें सब्जेक्ट नथिंग है, कार्स नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कार्स, वी आर टॉकिंग अबाउट नथिंग। नथिंग इज सीन ऑन द रोड, कुछ नहीं दिख रहा सिवाय कार्स के, मतलब कार ही दिख रही है और कुछ दिख ही नहीं रहा। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे नथिंग है। अब अगर नथिंग सब्जेक्ट है तो नथिंग तो सिंगुलर होता है, तो सबको ही पता है। तो यहाँ पे लिखो इज नथिंग बट कार्स इज सीन ऑन द रोड। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या कि जब हम इसको बोलते हैं तो हमें, या फिर हम बिना समझे मीनिंग निकालते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कार सब्जेक्ट है तो आर आना चाहिए, लेकिन कार सब्जेक्ट नहीं है, वो बट प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे जो बट प्रिपरेशन है इसका ऑब्जेक्ट बुक्स हो गया। तो वर्ब का सब्जेक्ट नथिंग का क्या मतलब जो वर्ब हमने लिखी आर सीन का सब्जेक्ट कौन हो गया? नथिंग। तो आर सीन का सब्जेक्ट अगर नथिंग हो गया तब तो आपको इज लिखना पड़ेगा, तो आंसर है बी। तो बी ऑप्शन गलत है। ठीक है बच्चों, फिर हमें सिनोनिम बताना है किस वर्ड का? तो वर्ड है कोलैट। कोलैट वर्ड का मतलब होता है गैदर करना, जमा करना, टू गैदर, चीजों को जमा करना, स्टॉक करना। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन वगैरह कहीं से लाना, कोई न्यूज इकट्ठी करना, तो उसको कोलैट करना होता है। ठीक है, अब हमें उसका सिनोनिम बताना है। तो देखो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? रिकॉल ना, रिकॉल का मतलब था किसी चीज को याद करना दोबारा से उसके बारे में। ठीक है, सेलिब्रेट का मतलब तो सबको ही पता है, एंजॉय करना। क्लैश का मतलब टकराना, क्लैश करना मतलब किसी चीज के साथ में टकराना। असेंबल का मतलब जमा करना होता है, पुट टुगेदर होता है। वह असेंबल का मतलब यही होता है ना, टू पुट टुगेदर और कम टुगेदर। तो ये जो असेंबल वर्ड है इसका ये डूइंग भी है, हैपनिंग भी है, तो इसका मतलब टू पुट भी है और टू कम भी है। टू पुट टुगेदर और टू कम टुगेदर, एक साथ चीजों को इकट्ठा करना, जमा करना, या एक साथ जमा होना। ठीक है, तो आंसर हमारा असेंबल हो गया। अगला देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। फिर हमें एंटोनिम बताना है। किस वर्ड का एंटोनिम बताना है? ट्रैंक्विलिटी का। अब देखिए ट्रैंक्विल वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है पीसफुल, काम। ठीक है, सेरेन, ठीक है, प्लेसिड, अनरफल्ड, एटसेट्रा। अब हमें इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग वर्ड। तो जैसे हमने हार्मनी लिखा है तो ये नहीं है। हार्मनी का मतलब होता है गुड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिर हमने कैप्टिविटी लिखा है। कैप्टिविटी का मतलब किसी को बंदी बना लेना, मतलब कैप्टिविटी का मतलब हो गया बंदी। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग कैप्टिव। ठीक है, कैप्टिवेट होने की स्टेट को कैप्टिविटी कहते हैं। मिजरी का मतलब होता है परेशानी, डिस्टर्बेंस, आंसर हो गया। तो ट्रैंक्विलिटी का एंटोनिम क्या हो गया? डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हो गया? chaos, पैंडेमोनियम, शोरगुल। तसल्ली और सुकून खत्म हो गया, chaos हो गया, पैंडेमोनियम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अगले पे आइए। शी वॉज सिटिंग डैश ऑल डे। आइडियल, आइडल, आइडियल, आइडियल। अब देखो ये कोई वर्ड नहीं है, ये नो वर्ड, हटाओ इसे, गलत है। ठीक है, आइडियल का मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल, एन आइडियल पर्सन। ठीक है, एडजेक्टिव होता है। आइडल वर्ड नाउन होता है, इसका मतलब होता है मूर्ति, स्टैचू। ठीक है, ये गलत है क्योंकि वहां पे हमें नाउन की जरूरत नहीं है। ये जो आइडल होता है इसका मतलब होता है लेजी, इनएक्टिव, टॉर्मेंट,
ठीक है। तो अब हमें कहना शी वाज सिटिंग ऑल डे ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, वो दिन भर बैठे बैठे डॉक्टर बनने के सपने देखती रहती। ठीक है, मतलब करती कुछ नहीं, सपने देखने वाला पर्सन कुछ कर नहीं रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो सपने ही देख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमें पता है जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उससे हमारा आंसर हो जाएगा आइडल। आइडल का मतलब लेजी, इनएक्टिव, डोरमेंट, कुछ नहीं करना, दिन भर बैठी रहती थी और दिन भर डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। अगला देखिए, नेक्स्ट वर्ड आ गया विच मीन्स द सेम। मीन्स द सेम का मतलब हो गया जिसका मीनिंग सेम हो। अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, ठीक है, इविल का मतलब बैड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रसिद्धि जो है, रेपुटेशन जो है वो मतलब बुरे के लिए हो, मतलब बदनाम व्यक्ति सीधे शब्दों में कहें। ठीक है, तो बॉइस्टरस का मतलब नॉइजी होता है, अभी हमने लिखा था ना पैंडेमोनियम, वैसे ही होता है, तो ये तो गलत है, अलग मीनिंग का वर्ड है। रिनाउंड का मतलब होता है फेमस, फेम्ड, अच्छे कामों के लिए, विख्यात हो, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे इविल रेपुटेशन लिखा है। रिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, अबेंडन कर देना, फॉरगो कर देना, तो वो अलग मीनिंग है, नोटोरियस। ठीक है, इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होती है, आपने पढ़ी होगी, अ ब्लैक शिप। तो ब्लैक शिप भी ऐसे पर्सन होता है, डिसग्रेसफुल पर्सन, जैसे कहीं पर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, किसी परिवार में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और वहां पे एक ब्लैक शिप है, तो ब्लैक शिप का मतलब डिसग्रेसफुल पर्सन। तो जो डिसग्रेसफुल पर्सन होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव यूज करना, तो नोटोरियस यूज करा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मीनिंग बताना है। ठीक है, गो बॉन्कर्स, ठीक है, इसका मतलब है किसी चीज को लेकर टू मच एक्साइटेड हो जाना, ठीक है, बियॉन्ड वन सेल्फ हो जाना, ये इसका मतलब होता है। तो अगर इनमें ऑप्शंस में से देखें तो क्या क्या है, लिसन वेरी केयरफुली ना, राइज वेरी हाई ना, बिकम क्रेजी, दिस सीम्स टू बी द आंसर बट स्टिल गो फॉर द लास्ट ऑप्शन, एक्सप्लोड इन एंगर ना, बिकम क्रेजी, छैया हो जाना, एकदम से क्रेजी हो जाना किसी चीज का, बहुत क्रेज होना किसी चीज को लेकर। ठीक है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम। अब यहां पे लिखा हुआ है लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम टू मीट। जैसे हम सनसेट के टाइम देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ भाई वो एक दूर लाइन है जहाँ पे जाके सन है और ये अर्थ है, ये जाके मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, तो हिंदी में शायद उसको क्षितिज बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं क्षितिज। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं हॉराइजन, ये आंसर है। ट्रिवेट जो होता है ये मतलब मेटल का बना हुआ थ्री लेग्ड, मतलब स्टैंड होता है, थ्री लेग्ड स्टैंड होता है, गर्म चीजें वगैरह उस पर रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जेनिथ का मतलब होता है मतलब टॉप पॉइंट, समिट। ठीक है, जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, नाइडिर जो इसका ऑपोजिट हो गया, वो हो गया लोएस्ट पॉइंट, इसको हम एपेक्स भी कह सकते हैं। अगला देखो, अच्छा, अभी आ गया हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। तो एक बार ये जो ऑप्शंस है इनको बच्चों पढ़ो एक बार जल्दी से, और पढ़ के आंसर बता दो, तुम लोग तो होशियार हो, बता ही दोगे एकदम से। चलो आज पढ़ते हैं। दिस शिफ्ट, दिस शिफ्ट का मतलब कोई स्पेसिफिक शिफ्ट होगा जिसकी बात की जा रही है, तो अभी ढूंढेंगे कहाँ पे दिस शिफ्ट का रेफरेंस दे रखा है। इस तरीके के वर्ड्स पे ना स्पेशल फोकस रखा करो, ये हिंट वर्ड्स होते हैं, इनसे हमें सीक्वेंस का पता चलता है। अब जैसे दिस शिफ्ट लिखा है, तो दिस शिफ्ट लिखने का मतलब है कहीं ना कहीं पे किसी शिफ्ट की बात की गई होगी, उसी को दोबारा रेफर करने के लिए हमने दिस शिफ्ट का यूज किया। दिस शिफ्ट हैज हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वे बिजनेस ऑपरेट। In recent years, technology has drastically changed the global economy. Companies now rely heavily on digital tools to enhance their productivity and reach a broader audience. As a result, the demand for skilled प्रोफेशनल्स इन टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स हैज स्काईरॉकेटेड। एज अ रिजल्ट, अब ये जैसे एज अ रिजल्ट हमने फ्रेज लिखी, दिस शिफ्ट हमने फ्रेज लिखी, ये लिंक्स को रिलेट करने में मदद करते हैं, इनसे ये लिंक वर्ड्स हैं, इनसे हम आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सा वर्ड पार्ट जो है वो किससे पहले आएगा, इसके बाद में आएगा। अगर हम देखें एज अ रिजल्ट, तो हम किस चीज के रिजल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है कंपनीज नाउ रिलाई हैवली ऑन डिजिटल टूल्स।
कि अब कंपनियां बहुत ज्यादा रिलाई करती हैं डिजिटल टूल्स पे अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट, और जिसका परिणाम क्या हुआ, द डिमांड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स हैज स्काईरॉकेटेड। तो ये जो सी है इसके बाद डी आएगा, ये एक हिंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद में इन रिसेंट ईयर्स टेक्नोलॉजी ड्रास्टिकली चेंज द ग्लोबल इकोनॉमी, दिस शिफ्ट, नहीं 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 नहीं, ये तो इसके बाद में भी आ सकता है, दिस शिफ्ट अपने आप हो रहा है कि, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स टेक्नोलॉजी हैज ड्रास्टिकली चेंज द ग्लोबल इकोनॉमी, बी हमारा जो है इसी से शुरुआत हो पाएगी, क्योंकि दिस शिफ्ट से हम शुरुआत करेंगे नहीं, एज अ रिजल्ट से हम शुरुआत करेंगे नहीं, ठीक है। कंपनीज नाउ रिलाई हेविली ऑन डिजिटल, वो बात की बात है, पहले तो हम ये बताएंगे टेक्नोलॉजी ने चेंज किया है ग्लोबल इकोनॉमी को। तो बी से शुरुआत होगी। अब हम देखें बी से शुरुआत वाले हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, दो, तो ये गलत और ये गलत, ठीक है। और बी ए सी डी, बी सी डी ए, अब बी के बाद में ए आएगा या सी आएगा, ये पढ़ लेना है। तो इन रिसेंट ईयर टेक्नोलॉजी ड्रास्टिकली चेंज द ग्लोबल इकोनॉमी, दिस शिफ्ट हैज, अब ये जो हमने लिखा ना टेक्नोलॉजी हैज ड्रास्टिकली चेंज द ग्लोबल इकोनॉमी, तो जो ग्लोबल इकोनॉमी चेंज हुई है उसी को दिस शिफ्ट कहा जा रहा है। तो अगर उसी को दिस शिफ्ट कहा जा रहा है, ठीक है, तो ये इसके बाद में आ जाएगा, तो बी के बाद में ए आ जाएगा, बी ए सी डी सीक्वेंस बन जाएगा, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो सही आंसर हो गया बच्चों हमारा बी ए सी डी। अगले पे आ जाओ, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस, अच्छा वॉइस चेंज करना है, यहाँ पे लिखा ही इंप्रेसेस हिज बॉस विद हिज परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे इंप्रेसेस लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का पैसिव बनाओगे, ठीक है, तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का पैसिव बनाते समय हम बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में से किसी एक का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करके और फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिज बॉस जो है वो हमारा एक्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में सब्जेक्ट वही बनेगा, तो हमें उसके साथ इज इम्प्रेस लिखना पड़ेगा। इज इम्प्रेस लिखोगे तो यहाँ पे तो नहीं लिखा इज इम्प्रेस, यहाँ पे तो वर्ब अभी भी एक्टिव है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे लिखा इज इम्प्रेस, यहाँ पे लिखा इज इम्प्रेस, लेकिन एट प्रिपोजिशन लिखिए, इन प्रिपोजिशन लिखिए, जो कि गलत है। बाई प्रिपोजिशन आएगी पैसिव में डूअर के साथ, तो आंसर हो गया ये, हिज बॉस इज इम्प्रेस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। अगला पढ़ो, ही सेड टू मी यू नीड नॉट वरी, उसने मुझसे कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ही सेड टू मी, अब देखो जब हम इनडायरेक्ट में सेड टू लिखते हैं ना, तो डायरेक्ट में उसको, डायरेक्ट में जब सेड टू लिखते हैं तो इनडायरेक्ट में वो सेड टू नहीं रह जाता, उस रिपोर्टिंग वर्क को हमें चेंज करना पड़ता है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। ही टोल्ड मी दैट आई शैल, अब यहाँ पे मेन क्लॉज पास्ट में है, टोल्ड लिखा है, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में शैल आ नहीं सकता है, तो ये भी गलत हो गया। अब जब चार में से तीन गलत हो गए तो जो बचा वो सही होगा ही होगा, तो आप डी ऑप्शन को टिक कर सकते हो कि ये सही है, लेकिन फिर भी पढ़ के देख लेते हैं। ही assured मी दैट आई नीड नॉट वरी, क्वाइट करेक्ट है, एकदम सही है। अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि यहाँ पर assured लिखा हुआ है, ये तो पास्ट टेंस में है मेन क्लॉज, तो यहाँ पे नीड नॉट क्यों नहीं लिखा, नीडेड नॉट क्यों नहीं लिखा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये नीड जो है ना, ये मॉडल है बच्चे, और वरी वर्ब है। तो जो नीड मॉडल है वो पास्ट, मॉडल्स जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। प्रेजेंट टेंस में यूज करोगे तब भी वो नीड नॉट रहेगा, पास्ट में यूज करोगे तब भी नीड नॉट ही रहेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इसको नीडेड लिखना पड़ेगा, वो सही है। जब हम नीड के साथ में नॉट लिखकर यूज करते हैं उसके बाद में, तो नीड वर्ब नहीं होता, क्योंकि नॉट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है। तो अगर हम नीड के बाद नॉट लिख रहे हैं तो इसका मतलब नीड मॉडल है। तो अगर नीड मॉडल है तो वो ठीक है, फिर उसको नीडेड नहीं लिख सकते, नीडेड तब लिख सकते हो जब वो वर्ब हो, वर्ब ये है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये कुछ हमारे पास आ गया भाई, एक बड़ा सा पैसेज है, इसको थोड़ा सा क्विक करके पढ़ लेते हैं। फॉर द एस्पायरेंट्स हु फेल्ड इन सीजीएल 2024 मेंस, इट इज टफ टू शेक द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर इयर्स एंड कमिंग सो क्लोज। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं एक साथ हो गए, मैं आपको बता देता हूँ ये अलग अलग है, ठीक है। टू योर गोल बट गेटिंग फेल्ड ड्यू टू बैड लक विदाउट योर फॉल्ट, बट देयर इज द थिंग you have already put dash efforts and gained knowledge, now CGL 2025 exam is a new chance to showcase your skills and prove to yourself that you are capable. Think of it like this, you have already done the hard work of preparing and now you just need
to fine tune and refresh your skills. You have dashed from your past experience and you know what to expect. You are not starting from scratch, you are building on the foundation you have already laid. Letting go of the past result doesn't mean ignoring what has happened. What happened? Or dismissing your feelings. It means acknowledging what went wrong, learning from it, and using that experience to fuel your preparation for the next exam. You have got 3 months to focus on your weaknesses, revisit the areas where you struggled, and ये कम बैक रहा होगा, ये गलती से ओम हो गया, ये कम रहा होगा, and come back dash. Remember, success often requires perseverance, and perseverance का मतलब लगन, resilience. Many people face setbacks and failures before achieving their goals. You can use this experience as an opportunity to grow, learn, and come back more determined than ever. You have got this. You have prepared for years, and you are ready to dash on this exam again. Focus on the present moment and let's make the most of these next 3 months. We will win it together this time, as we will prepare you for the worst possible cases. Just stay tuned with us. बस बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? पढ़ लिया? तो यहाँ पे मतलब कॉन्टेक्स्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा, आसान पैसेज है, ठीक? अब इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ब्लैंक इसमें क्या था? इट इज टफ टू शेक डैश द फीलिंग, शेक ऑन द फीलिंग, शेक आउट द फीलिंग, शेक इन द फीलिंग, शेक ऑफ द फीलिंग। तो ये रहा आपका आंसर, शेक ऑफ। टू शेक समथिंग ऑफ का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग। टू शेक ऑफ जो हमने ये लिखा है ना बच्चे, इसका मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना, ठीक है? तो क्या लिखा? इट इज टफ टू शेक ऑफ द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो इसका मतलब क्या? इट इज टफ टू गेट रिड ऑफ द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अगले में आ जाइए, नेक्स्ट कहां पर है? यू हैव ऑलरेडी पुट डैश एफर्ट्स एंड गेन्ड नॉलेज। पुट इन, पुट अप, पुट ऑन, पुट ऑफ। अब देखो, पुट इन का मतलब होता है इन्वेस्ट करना। जैसे हमने कोई काम करने में अपना ध्यान लगाया, पैसा लगाया, एनर्जी लगाई, टाइम लगाया, तो ये पुट इन। पुट इन का मतलब टू इन्वेस्ट, तो ये हमारा आंसर है। पुट अप का मतलब होता है टू स्टे, कहीं पे ठहरना, रुकना, ठीक है? पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुट ऑफ का मतलब होता है टाल देना। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, एफर्ट्स एंड गेन्ड नॉलेज, जब आप उसको देखोगे तो आप समझ जाओगे एफर्ट्स के साथ में पुट इन यूज होगा। यू हैव ऑलरेडी पुट इन एफर्ट्स, ठीक है? अगला देखो, थर्ड कहां पर है? फाइन ट्यून रिफ्रेश स्किल्स। यू हैव डैश फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर हैव हेल्पिंग और लिखी हुई है, यू हैव ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आ सकती है, ठीक है? तो बीन लर्न लिख नहीं सकते क्योंकि नहीं तो पैसिव बन जाएगा। यू जो है उसने लर्न किया, यू को किसी ने लर्न नहीं किया, तो हम पैसिव बना नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा। हैव के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, तो ये गलत हो जाएगा। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये आंसर। तो क्या लिखा है? यू हैव लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ऐसा सीखा है। अगले पे आ जाओ, you have got 3 months to focus on your weaknesses, revisit the areas where you struggled and come back. Come back how? Come back strongest, stronger, strong, more strong. तो देखो, अगर स्ट्रॉन्ग की कंपेरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर हो सकती है तो मोर स्ट्रॉन्ग आएगा नहीं, ठीक है? यहाँ पर अपनी ही बात हो रही है, किसी दूसरे की बात हो नहीं रही, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी नहीं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब हमें कंपेरिजन दो या दो से ज्यादा में करना हो, दो से ज्यादा में करना हो, ठीक है? तो वो गलत हो गया। अब या तो हम स्ट्रॉन्ग लिखें या स्ट्रॉन्गर लिखें। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यहाँ पे स्पेस है, चलो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। जैसे अगर हम किसी पर्सन से कहें वर्क हार्ड, ठीक है, एक एडवाइस, और दूसरा हम किसी का एडवाइस दे दें वर्क हार्डर, और हमें ये डिसाइड करना है इनमें से कौन सा एडवाइस सही है। मतलब हमें अगर किसी को एडवाइस देना हो तो हमें उससे क्या कहना चाहिए? यू शुड वर्क हार्ड, या ये कहना चाहिए यू शुड वर्क हार्डर, ठीक है? तो आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा दोनों ही सही है, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। वर्क हार्ड एडवाइस उसके लिए है जो मेहनत नहीं करता, वर्क हार्डर एडवाइस उसके लिए जो मेहनत करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो और करे, जितनी कर रहा है उससे ज्यादा करे, तो वर्क हार्डर। तो ये जो कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं, इनका यूज हम तब तो करते ही हैं जब हमें किसी एक का कंपैरिजन किसी दूसरे से करना होता है, ठीक है? इसके अलावा हम कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज तब भी करते हैं जब हमें किसी चीज की इंक्रीज या डिक्रीज शो करनी होती है, ठीक है?
तो जैसे हमने पहले भी मेहनत की, पहले भी हमने स्ट्रांग बन के आए, लेकिन अब हम अगली बार तैयारी करके आएंगे तो पहले से बेहतर होंगे। यही होता है ना भाई मतलब। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंड कम बैक डैश, कि हमें 3 महीने फिर से तैयारी करनी है, जिन एरियाज में हमने स्ट्रगल किया उन पे काम करना है और फिर से आना है। कैसे आना है आपकी इस बार, पहले से बेहतर, जितना पहले हमने किया था उससे अच्छा बनकर आना है। तो ये क्या है, इंप्रूवमेंट है, इंक्रीज है। तो इंक्रीज है या डिक्रीज है किसी चीज में, जब उसको रेफर करना होता है तो उसके लिए भी कंपेरेटिव डिग्रीज यूज होते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रॉन्गर। तो आंसर क्या है बच्चा हमारा, स्ट्रॉन्गर एंड कम स्ट्रॉन्गर। उसके बाद में क्या है, यू हैव गॉट दिस, ये बात आपको समझ में आई। यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर ईयर्स, आपने सालों तक तैयारी की है। एंड यू आर रेडी टू डैश ऑन दिस एग्जाम अगेन, और आप फिर से तैयार हैं इस एग्जाम को करने के लिए। क्या करने के लिए, टेक ऑन करने के लिए, पास ऑन करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए, क्रैक ऑन करने के लिए। तो देखो क्रैक तो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, अगर आप क्रैक लिखोगे तो उसके साथ में ऑन प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। कैरी ऑन का मतलब होता है जो आप कर रहे हो उसी चीज को आगे बढ़ाते रहना, वो भी गलत हो गया। ठीक है, एग्जाम कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसको आप आगे बढ़ाते रहोगे, आप मेहनत करना आगे बढ़ाते रहोगे लेकिन एग्जाम को आगे नहीं बढ़ाते रहोगे, यहाँ तो ऑब्जेक्ट आपका एग्जाम है। फिर आगे टेक ऑन, पास ऑन। पास ऑन कर देना मतलब कोई चीज आपने यूज कर ली, आपके पास है, किसी दूसरे को पकड़ा देना। प्लीज पास ऑन द सॉल्ट, जैसे डाइनिंग टेबल पे किसी ने कहा प्लीज पास ऑन द सॉल्ट, तो मतलब किसी चीज को ट्रांसफर कर देना, तो वो भी यूज कर हो जाएगा। एग्जाम कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसको आप पास ऑन कर दोगे। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब था मुकाबला करना, टेक ऑन का मतलब फेस करना। तो टेक ऑन द एग्जाम, टेक ऑन द एग्जाम का मतलब टू फेस द एग्जाम। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे, अच्छा हो गया। तो ये आपका डिस्कशन हो गया। होप आपको सब आंसर समझ में आए होंगे, आपने इसको एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके से बढ़िया से खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ये वीकली टेस्ट होता है, इसको अटेम्प्ट करिए, और जो भी आप पढ़ते सीखते हो उसका अपना समय निकाल के रिवीजन भी करते रहिए। बाकी कोई डाउट कन्फ्यूजन क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अंटिल देन बाय बाय, थैंक यू।